अ वेरी गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट की, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं वो सभी ताजा खबरें और लेटेस्ट इवेंट्स जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग, इनफैक्ट कई और गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के अंत में आपके साथ हम शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दैट आर बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स व्हिच वी डिस्कस टुडे। तो आप सभी आज की ताजा खबरों को ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद इन सवालों के उत्तर देके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनकी निरंतर प्रैक्टिस से भी आपको निश्चित रूप से इन एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फिर अब शुरू करते हैं 31 मार्च अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की। सबसे पहले यहां हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मामलों की अर्थात नेशनल अफेयर्स के ऊपर। और यहां पहली खबर कुछ इस प्रकार है कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड। इसका उद्घाटन हुआ है कहां? एट खजुराहो अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है ये महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश हाल ही में, टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट फर्दर। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार खजुराहो भारत का एक प्राचीन मॉन्यूमेंट तो है ही और साथ में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन खास हो जाता है क्योंकि इससे आने वाले समय में न कि सिर्फ व्यावसायिक जरूरतों को मदद मिलेगी, बल्कि इट विल ऑल्सो वर्क एज अ वेन्यू टू होस्ट मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये कन्वेंशन सेंटर हर प्रकार से आधुनिक सुविधाओं के साथ इक्विप्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ टू बी एबल टू होस्ट कॉर्पोरेट गेट टुगेदर्स। बेहद खूबसूरती और बेहद सुखदायक डिजाइन यहां दिया गया है। क्योंकि हमने बात अभी अभी यूनेस्को की करी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की करी, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि विश्व भर में यूनेस्को द्वारा कई ऐसे लैंडमार्क्स हैं जिनको की लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा। ये साइट्स वो सभी लैंडमार्क्स होते हैं जिनका कि कोई ना कोई कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या फिर किसी अलग प्रकार का सिग्निफिकेंस होता है टू अ कंट्रीज कल्चर। और अब इसके साथ आज की दूसरी राष्ट्रीय खबर देख लेते हैं, जहां किस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एड्रेस किया, संबोधित किया 7th एनुअल समिट ऑफ नैट हेल्थ को। The Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan, addressed the 7th annual summit of NAT Health through a video conference. यह 2 दिन तक चलने वाली वर्चुअल समिट was held during 25th and 26th March और इसकी थीम थी इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन द पोस्ट कोविड एरा। ये समिट को ऑर्गेनाइज किया था नैट हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस उद्देश्य से to bring the healthcare industry together to collaborate and deliberate on how to build capacity after the COVID-19 pandemic। अर्थात किस प्रकार कोविड-19 पैंडेमिक के बाद दोबारा से हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके। द सीनियर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, टॉप इंडस्ट्री लीडर्स एंड सेक्टोरल एक्सपर्ट्स फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और अगली खबर की अगर आज बात करें तो यहां बताया गया है कि किस प्रकार एक विमेन बेस्ड स्टार्टअप, एक विमेन द्वारा लेड किया हुआ स्टार्टअप, उसने डेवलप किया है गीगा मैश। क्या है गीगा मैश दोस्तों? तो गीगा मैश है एक ऐसा वायरलेस प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करेगा लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस टू रूरल एरियाज। ग्रामीण इलाकों तक ये एक रिलायबल, कम दाम वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। और ये स्टार्टअप जो है जिसने इस प्रकार का ये अनोखा प्रोडक्ट बनाया है, इसका नाम है एस्ट्रोनोम एंड इट इज अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप।
द गीगा मैश इज अ वायरलेस प्रोडक्ट। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि ये हाई स्पीड और गुड क्वालिटी रूरल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा एट 5 टाइम्स लोअर कॉस्ट, अर्थात 5 गुना कम दाम पर। ये बिल्कुल फाइबर के जैसा ही बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा, परंतु कीमत इसकी होगी बेहद कम एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फाइबर बैंडविड्थ। ये प्रोडक्ट उनके लिए बेहद लाभदायक होगा जो कि दूर दराज के गांव में होने के कारण एक बढ़िया स्पीड और क्वालिटी के इंटरनेट का फायदा नहीं उठा पाते, और अक्सर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि दूर दराज के गांव और इंटीरियर्स तक फाइबर के सिस्टम को बिछाना भी एक बेहद इन्वेस्टमेंट और महंगा काम साबित होता है। इसके अलावा भी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी अक्सर इस प्रकार का जो फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड होता है उसमें स्पीड या तो बेहद कम होती है या इंटरप्शंस होते हैं यूजर्स को, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट बेहद खास हो जाता है। और ये भी हम याद रखें कि ये जो एस्ट्रोम स्टार्टअप है ये एक डीप टेक स्टार्टअप है जिसका कि सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत बैंगलोर शहर कर्नाटका की राजधानी में बेस्ड है। इसको सपोर्ट किया गया है बाय DSTABI विमेन स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो टीम सक्षम रही इस प्रकार का बढ़िया वायरलेस प्रोडक्ट बनाने में, उसको लीड किया गया था डॉक्टर नेहा सातक के द्वारा, जो कि को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव है एस्ट्रोम स्टार्टअप की। इसके साथ दोस्तों अब देखते हैं आज के अंतरराष्ट्रीय मामले कौन से हैं। तो यहां पहली खबर है कि किस प्रकार इंडिया और बांग्लादेश ने एक 5 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए हैं, इस उद्देश्य के साथ कि दोनों देशों के बीच बायलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ये 27 मार्च को फॉर्मली साइन किया गया बिटवीन बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में। कहां हुआ ये ढाका में किया गया, अर्थात बांग्लादेश की राजधानी में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक 2 दिन के ऑफिशियल दौरे पे बांग्लादेश गए थे, क्योंकि ये एक बेहद खास मौका था, क्योंकि इसी समय बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेट की जा रही थी बांग्लादेशी फाउंडिंग फादर की, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनको अक्सर फाउंडिंग फादर या फिर बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। तो इसी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पे एक मित्रता और सहयोग का पैगाम लेके प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पे गए। ये पहली यात्रा रही प्रधानमंत्री जी की किसी विदेश के मुल्क में जब से कोरोना वायरस आउटब्रेक जोरों पे रहा है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है दोनों देशों के लीडर्स के बीच, तो क्या है इसके चीफ इंपॉर्टेंट याद रखने लायक मुद्दे, तो आप देखिए कि किस प्रकार दोनों देशों ने मिलकर बात की है टू कोऑपरेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस बिल्डिंग और उसके मिटिगेशन, अर्थात डिजास्टर मिटिगेशन के क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग की बात हुई। इसके अलावा कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा बिटवीन बांग्लादेश नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफ इंडिया। बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार में भी कई रेमेडियल मेजर्स लिए जाएंगे और एक फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन बिठाया जाएगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, कोर्सवेयर और रेफरेंस बुक्स और ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएंगी बांग्लादेश भारत डिजिटल सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर के लिए, और साथ में एक खेल सुविधाओं के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी का भी संगठन किया जाएगा इन द राजशाही कॉलेज फील्ड एंड उसके आसपास के इलाकों में। तो बहुत ही फ्रूटफुल विजिट रही, हम इसे कह सकते हैं। इसके साथ अगर अगले अंतरराष्ट्रीय मामले पे आप गौर कीजिए तो यह दिया गया है कि कैसे इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड एट दिल्ली कंटोनमेंट। भारत का पहला भारतीय कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस द रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया मिस्टर सुह वुक। 26 मार्च को फॉर्मली इसकी इनॉग्रेशन करी गई। और ये जो पार्क है ये जॉइंट कंसल्टेशन में डेवलप किया गया है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, एम्बेसी ऑफ कोरिया एंड कोरियन वॉर वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
न कि सिर्फ ये दोस्ती और सहयोग के रिश्तों का दोनों देशों के बीच एक प्रतीक के रूप में आया है, परंतु ये पार्क एक मॉन्यूमेंट भी बनेगा एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन among 21 countries which had participated in the Korean War of 1950 to 53 under the aegis of United Nations. अब क्योंकि साउथ कोरिया की हमने चर्चा की तो जल्दी से कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं फिर साउथ कोरिया पे कि किस प्रकार दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और अगर करेंसी अर्थात मुद्रा की बात करें तो यह है दक्षिण कोरियाई वॉन। इसके साथ अब चल के देखते हैं दोस्तों कि कौन सी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आज खबरों में है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर के.सी. चक्रवर्ती जी की, जिनका दुखद निधन हो गया है एंड ही वाज 68 इयर्स ओल्ड। ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई में और इन्होंने इस पद पे कार्यभार संभाला था फ्रॉम जून 2009 टू अप्रैल 2014, परंतु अपने कार्यकाल के समाप्त होने के 3 महीने पहले इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी थी। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा का ये हिस्सा बने, फॉलोड बाय अ ब्रीफ टर्म एट इंडियन बैंक, जिसके बाद इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में भी कार्यभार संभाला और इवेंचुअली ये डेप्यूटी गवर्नर बन गए थे आरबीआई के। क्योंकि आरबीआई चर्चा में है तो आप जानते ही हैं कि आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक तो भारत का एक सेंट्रल बैंक कहलाता है और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भारतीय रुपये के इशू और सप्लाई को तो नियंत्रित करता है ही और साथ में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के रेगुलेशन के लिए भी जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 वर्ष में और हेडक्वार्टर्स अर्थात मुख्यालय इसके है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित। अब चल के देखते हैं कि कौन सी दूसरी हस्ती आज खबरों में है, तो ये है सोमा मोंडल जी, जिनको की इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ SCOPE। ये चेयरमैन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और अब इनको नया चेयरमैन बना दिया गया है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अर्थात SCOPE का। She has been elected for a term of 2 years, that is from 2021 to 2023 और इस कार्यकाल की शुरुआत इनके हो जाएगी अप्रैल 1 से। ये उत्तराधिकार करेंगी मिस्टर राकेश कुमार का और इसके साथ एक खबर ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम दैट श्री प्रदीप कुमार दास जो कि CMD है IREDA में, इनको नियुक्त किया गया है इसी SCOPE का वाइस चेयरमैन। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। स्कोप के बारे में अर्थात SCOPE की चर्चा अगर हो रही है तो ये एक स्वाभाविक सा सवाल आता है कि फिर ये क्या है। तो ये एक सर्वोच्च प्रोफेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस। और इसी संदर्भ में क्योंकि सेल के ऊपर भी बात हुई तो सेल फिर क्या है? सेल है द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है बेस्ड इन न्यू दिल्ली। इसको ओन और ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1954 में और अभी अभी हमने देखा कि हेडक्वार्टर्स तो इसके नई दिल्ली में स्थित हैं। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सी खबरें आज बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज के अंतर्गत है। यहां पहली खबर है कि किस प्रकार HDFC बैंक को चुना गया है एज इंडियाज बेस्ट SME बैंक बाय एशिया मनी। HDFC Bank has emerged as India's best bank for SMEs at the Asia Money Best Bank Awards 2021। ये ऑनर इसलिए मिला HDFC बैंक को क्योंकि इसकी क्षमता उल्लेखनीय रही है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस अर्थात MSMEs बिजनेस ओवर past few years। एशिया मनी बैंक अवार्ड्स बेस्ड है एनुअल बैंक सर्वे पे जहां बेस्ट बैंक चुना जाता है बाय अ फाइनेंशियल मैगजीन बेस्ड इन हांगकांग टू आइडेंटिफाई दोज बैंक्स इन ईच मार्केट जिन्होंने एक्सीलेंस प्राप्त की है अक्रॉस अ रेंज ऑफ कोर बैंकिंग एक्टिविटीज इन द पास्ट 1 ईयर। और अब देखते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में आज कौन सी खबरें हमारे सामने है। तो यहां खबर है
कि उत्तराखंड बेस्ड रेंजर महेंद्र गिरी ने जीता है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021। महेंद्र गिरी एक रेंज ऑफिसर है एट द राजाजी टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। इनको ऑनर दिया गया है विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कंजर्वेशन अर्थात रखरखाव के और बचाव के अर्थात संरक्षण के प्रति जो इनका योगदान रहा है उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये एशिया के पहले रेंजर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये खबर आप लोग अवश्य याद रखिए फ्रेंड्स कि कौन है पहले एशियन रेंजर जिनको ये प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 मिला है। तो नाम तो आपको याद रहेगा ही कि ये है महेंद्र गिरी जी फ्रॉम उत्तराखंड। All the winners of this award will receive a uniform badge and इनको जो एम्प्लॉय करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी $10,000 तक की राशि मिलेगी एज प्राइज मनी विच कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द विनर एंड देयर टीम उनके काम में। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड क्या है? इसको बनाया गया था वर्ष 2020 में थ्रू अ कोलैबोरेशन अर्थात एक सहयोग के माध्यम से बनाया गया बिटवीन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज WCPA, इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन अलाइज। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये डेटा गैदर करती है, एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है थ्रू फील्ड प्रोजेक्ट्स और साथ साथ में जागरूकता भी फैलाती है नेचर से संबंधित समस्याओं के ऊपर और दोनों ही फ्लोरा और फोना के प्रिजर्वेशन के लिए। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है ग्लैंड में स्थित जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित एक शहर है और इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। तो अब दोस्तों चल के देखते हैं कि खेल समाचार आज कौन से हैं। तो खेल समाचार में खबर कुछ ऐसी है कि थिसारा परेरा बिकम्स द फर्स्ट अर्थात ये पहले श्रीलंकन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाली उपलब्धि हासिल करी है। ही अचीव्ड दिस फीट, इन्होंने कब ये उपलब्धि हासिल करी? तो 28 मार्च 2021 को इन्होंने एक डोमेस्टिक मैच में जो कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हो रहा था, आर्मी स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के लिए खेल खेलते हुए ऐसा उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया और इन्होंने एक अनबीटन 52 रन फ्रॉम 13 बॉल का स्कोर हासिल किया, thus smashing the second fastest half century in लिस्ट ए क्रिकेट। तो इनका नाम आप अवश्य याद रखिएगा, थिसारा परेरा। विद दिस देखते हैं जल्दी से आज कौन सा महत्वपूर्ण दिन होता है, विच इज द इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व टुडे। तो यहाँ पहला तो है इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग। ये 31 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग शुरू किया गया था हर वर्ष फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों को ड्रग्स के कंजम्पशन और उनसे हो रहे खतरनाक साइड इफेक्ट्स के ऊपर सेंसिटाइज कराया जाए, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। इस दिन का मेन उद्देश्य भी यही है कि किस प्रकार से ड्रग्स के कारण होने वाले नुकसान में कमी आई जा सके, कौन से इनिशिएटिव्स लें जिससे कि ड्रग रिलेटेड रिस्क लोगों में कम हो सके, बिकॉज ड्रग कंजम्पशन इज रिगार्डेड अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और तमाम मानसिक और शारीरिक साइड इफेक्ट्स तो ड्रग अब्यूज से एसोसिएटेड होते हैं ही। और ना कि सिर्फ ये बल्कि आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी भी मनाया जाता है विश्व भर में। इसका उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, किसके ऊपर? ऑन द डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव जो महसूस कराया जाता है टुवर्ड्स पीपल फ्रॉम द ट्रांसजेंडर्ड कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये दिन एक अवसर भी होता है जो सभी ट्रांसजेंडर लोगों के सोसाइटी में दिए गए योगदानों को भी सराहता है, उसके लिए भी अप्रिसिएशन करने का ये एक मौका है। इस दिन की खूबसूरती है कि दिस
highlights the need for inclusion and equality. ये शुरू किया गया था या आप कह सकते हैं स्थापित किया गया था बाय अमेरिकन यूएस बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेचल क्रैंडेल के द्वारा, जो कि मिशिगन से संबंधित हैं, और शुरुआत हुई थी इस दिवस की 2009 में। तो आइए अब देखते हैं चल के दोस्तों कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिन पे चर्चा करने से आपको आने वाली सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। तो यहाँ हम बात करेंगे आज मेजर डैम्स ऑफ इंडिया के ऊपर। भारत के कौन से हैं सबसे इंपॉर्टेंट बांध। डैम का पर्पस तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से पानी के बहाव को नियंत्रण करने के लिए और आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए, स्टोरेज के लिए डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि एक समय में जब भाखड़ा नंगल डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कितनी फेमस बात कही थी कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, अर्थात ये मॉडर्न इंडिया में विकास के लिए मंदिर के समान है। तो अगर अब बात करें भारत के लीडिंग डैम्स की, तो यहाँ 3 नाम तो आप याद रखिए ही रखिए कि कौन सा है भारत का हाईएस्ट डैम। तो ये है टेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे डैम की भारत में, तो यहां नाम आएगा हीराकुड डैम का। कहां स्थित है हीराकुड डैम? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी नदी के ऊपर ये बना हुआ है। इसी प्रकार से सबसे प्राचीन, सबसे पुराना ओल्डेस्ट डैम कौन सा है भारत का? तो यहां नाम आएगा कालनाई डैम का, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कावेरी नदी के ऊपर बसा हुआ है। इसके अलावा इन 3 इंपॉर्टेंट डैम्स के अलावा भी कई भारत में इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिनके नाम आप याद रखिए, और वो नदी का नाम भी याद रखिए कि जहां ये बना हुआ है। तो सबसे पहले है इंदिरा सागर डैम, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी में आता है ये? नर्मदा रिवर के ऊपर आता है। नर्मदा के बारे में आप जानते हैं, अमरकंटक से शुरू होने वाली ये फेमस रिवर, जो एक बड़ा ही प्रसिद्ध फॉल भी बनाती है। क्या नाम है इस वाटरफॉल का? तो इसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल, और ये नर्मदा नदी ही बनाती है। और अगला डैम है मेटूर डैम। ये डैम है तमिलनाडु राज्य में स्थित और किस नदी के ऊपर आता है? ये कावेरी नदी के ऊपर आता है। अब अगर बात करें तुंगभद्रा डैम की, तो तुंगभद्रा डैम जैसा कि नाम में ही स्थित है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर बना हुआ है और कर्नाटका राज्य में ये स्थित है। एक और नाम से परंतु तुंगभद्रा डैम जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों कभी एग्जाम में अगर पंपा सागर का नाम आ गया, क्योंकि इस डैम को पंपा सागर भी बुलाया जाता है और ये तुंगभद्रा नदी पे स्थित है, जो कि कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। कर्नाटका के होजापेट विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में ये डैम स्थित है। अब अगर बात करें हम भवानी सागर डैम ऑफ तमिलनाडु की, तो ये भवानी नदी में स्थित है। और इसके अलावा भी कुछ बेहद आवश्यक डैम है, जैसे कि सरदार सरोवर डैम ऑफ गुजरात स्टेट, जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है। ये आता है गुजरात के नवागाम जिले के अंदर और 4 इंडियन स्टेट इससे लाभ उठाती हैं, जो कि हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन सभी राज्यों को पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करता है ये प्रसिद्ध सरदार सरोवर डैम। अगला नाम है बिलासपुर डैम का, जो राजस्थान में स्थित है। ये है बानस नदी के ऊपर स्थित इन द टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इस डैम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था वर्ष 1999 में, इस उद्देश्य के साथ कि ये पानी प्रोवाइड करेगा फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल यूजेज। इसी प्रकार अगला आता है कोयना डैम, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और कहां बना है? ये कोयना नदी के ऊपर बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे रिहांड डैम की, लेकिन रिहांड डैम के रिजर्वॉयर को गोविंद बल्लभ सागर भी बुलाया जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये भारत का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। अगला नाम है दोस्तों नागार्जुना सागर डैम का, जो कि तेलंगाना में स्थित है कृष्णा नदी के ऊपर। और अगर बात करें मैथॉन डैम की, तो ये है झारखंड राज्य में स्थित एंड इट हैज बीन क्रिएटेड ओवर द बाराकार रिवर।
इस डैम को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था टू कंट्रोल फ्लड एंड फॉर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक पावर। यहां पर एक प्रसिद्ध अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है जो कि अपने तरीके का एक पहला अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है इन द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। कहां पर स्थित है ये? तो ये है धनबाद डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। तो अब इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। सबसे पहला सवाल है, वेयर हैज द महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड? कहां हुआ है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर हाल ही में उद्घाटित? ऑप्शन है, ए खजुराहो में, बी सांची में, सी नासिक में या फिर डी बेल्लारी में। अगला सवाल है, विच वुमन लेड स्टार्टअप हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट कॉल्ड गीगा मैश? अर्थात कौन सी महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप ने गीगा मैश नामक एक अभिनव वायरलेस उत्पाद विकसित किया है? ऑप्शंस हैं, ए प्लैनेटेक्स, बी अर्बनेट, सी एस्ट्रिक्स या फिर डी एस्ट्रोम। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश? अर्थात बांग्लादेश के जनक के रूप में हम किसका नाम याद करते हैं? ऑप्शंस है, ए जियाउर रहमान, बी शेख लुत्फार रहमान, सी शेख मुजीबुर रहमान या फिर डी शेख अबू नासिर। Next question is, where has India's first Indo-Korean Friendship Park been set? अर्थात भारत का पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क कहां स्थापित हुआ है? ऑप्शन है, ए मुंबई में, बी न्यू दिल्ली में, सी कलकत्ता में या फिर डी हैदराबाद में। और पांचवा सवाल यहाँ है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित? ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं जैसे कि ए 1936, बी 1935, सी 1932 या डी 1946। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been elected as the new chairman of Standing Conference of Public Enterprises (COP)? अर्थात किसे बनाया गया है इस संस्था का नया अध्यक्ष? ऑप्शन है, ए रेखा सेन, बी नीना सिंह, सी सोना सिन्हा या फिर डी सोमा मोंडाल। सेवेंथ क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN सिचुएटेड? अर्थात कहां है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय स्थित? ऑप्शंस है, ए बर्लिन, बी ग्लैंड, सी जिनेवा या डी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग ऑब्जर्व्ड? अर्थात कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस सेलिब्रेट? ऑप्शंस है, ए 30th मार्च, बी 31st मार्च, सी 26 मार्च और डी 29th मार्च। और अगला सवाल है, विच इज इंडियाज हाईएस्ट डैम? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शंस है, ए हीराकुड डैम, बी कलानाई डैम, सी टेहरी डैम या फिर डी मेटूर डैम। And the last question is, on which river is इंदिरा सागर डैम built? अर्थात इंदिरा सागर बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ऑप्शंस है, ए गंगा नदी, बी महानदी, सी नर्मदा रिवर या फिर डी कावेरी नदी। अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प खबरों के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। दोस्तों प्लीज इन सभी क्वेश्चंस का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में निरंतर शेयर करते रहिए। विद दिस, स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।